हाँ, तो विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा की समाप्ति के बाद आपका ये दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। पहले सत्र की परीक्षा आपकी समाप्त हो गई है। द्वितीय सत्र में आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ 4 वे आंखें, जिनके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका सारांश समझेंगे, इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, इसका भाव ग्रहण करेंगे तथा इसके काव्य सौंदर्य से संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय से इस पाठ का शुभारंभ करते हैं। प्रकृति के सुकुमार चितेरे सुमित्रानंदन पंत, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। गोसाई दत्त इनका मूल नाम था। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ था, जहां प्रकृति अपने पूर्ण यौवन में विराजमान रहती है। इसीलिए तो इनको प्रकृति के सुकुमार चितेरे कहा गया। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में ही हुई थी। उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के बीच में ही पढ़ाई छोड़ बैठे। इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि इनको प्राप्त हुए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। सन 1977 में 1977 में इनका स्वर्गवास हो गया। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार है। जैसे काव्य, सबसे पहले काव्य को लेते हैं हम, तो काव्य रचना में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। नाटक में रजत रश्मि, जोशना, शिल्पी। इनका उपन्यास था हार। इनकी कहानियां में संस्मरण, 5 कहानियां, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार चितेरे थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने किया। वहीं से मानवीकरण अलंकार की सृष्टि हुई। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज रही। ये इनका परिचय था। इसके अलावा अब हम पाठ पर आते हैं। पाठ है वे आंखें। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। वैसे तो
छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं ये। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इस कविता से इनकी शुरुआत थी छायावाद में। परंतु प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी, तो ये जो कविता है वो प्रगतिशील दौर की कविता है। ये उनकी प्रगतिशील दौर, प्रगतिशील दौर की कविता है। ये प्रगतिवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी। सबसे पहले ये छायावादी रहे, छायावाद, इसके बाद में आ गया प्रगतिवाद। ये जो कविता है वे आंखें, ये प्रगतिवादी कविता है। इनकी प्रगतिवादी कविता है ये आंखें, प्रगतिवादी। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। आज भी किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। पंजाब में रेलवे लाइन पर किसान कुछ बैठे हुए, राजनीति हो रही है किसानों का, परंतु कोई ठोस योजना आज तक नहीं बन पाई। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि किसान की जो दुख दर्द है, वो उनकी पीड़ा है, वो उनकी आंखों से ही स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी वेदना उसकी आंखों के माध्यम से क्लियर झलक जाती है। वो किसान कभी खुशहाल था, कभी उसके पास लहलहाते खेत थे, परंतु वो उन सबसे बेदखल कर दिया गया। कहीं जमींदार ने अपने प्रभाव में लेकर के उन खेतों को हड़प लिया, कहीं साहूकार ने ब्याज के कारण उनको खेत से बेदखल कर दिया। बैलों की जोड़ी उनकी नीलाम हो गई, पत्नी दवा के अभाव में मर गई। विधवा बेटे की विधवा पत्नी पुत्रवधू को कोतवाल ने बुला लिया। शर्मिंदा होकर के उसने भी कुएं में कूद करके जान दे दी। ये सारी सच्चाइयां एक किसान की, गरीब किसान की आंखों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत की है कवि ने। तो कविता के माध्यम से हम देखते हैं, इसके हम अर्थ ग्रहण करते हैं। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मजेदार आज
छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदस्यता खिसका। कवि कहता है कि शोषित समाज, शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई जो आंखें हैं, वो आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई दे रही है। निराशा का अंधकार उन आंखों में छाया हुआ है। उन आंखों से डरता है जिससे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। उस किसान की निराशा भरी आंखों को देखने पर मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उसमें दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, यानी रोना पीटना। रुदन माने रोना, दारुण माने कठिन, निर्दय, कठोर रोना। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। दैन्य दुख, दैन्य, भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, अतीत वह स्वाधीन किसान था। स्वाधीन ना, किसान स्वतंत्र है, जब मर्जी हो फसल बोनी है, नहीं बोनी, जो बोना है वो बोना है, इच्छा है, ऐसा स्वाधीन किसान था। अभिमान भरा आंखों में इनके, उसके पास खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, अन्नदाता था वो सब। परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़ करके उससे अलग हो गया है। जिस प्रकार नदी के किनारे ढह करके अलग भर जाते हैं, हो जाते हैं, उसी तरह ये संसार किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया। उसके किनारे टूट गए। जब किनारे टूट जाते हैं तो क्या होता है? पानी फैल जाता है, सब नदी फैल जाती है। यही स्थिति किसानों की हो गई। ये इसका भावार्थ था। अब देखिए इसका सौंदर्य, किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण इस पंक्तियों में किया गया है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। भाषा में लाक्षणिकता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अंधकार की गुहा सरीकी में उपमा अलंकार की सृष्टि की गई है। गुहा सरीकी, गुहा जैसी, अंधकार की गुफा जैसी आंखें हैं। आंखें कैसी है? गुफा जैसी। उपमा अलंकार का कगार सदृश माने किनारे के समान उपमा अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, भाषा में प्रवाह है, गीयता है, कविता में गीयता मौजूद है। गाया जा सकता है। अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गाया जा सकता है, गीयता है। तो ये इसका सेल्फ सौंदर्य रहा। अब इसका भावार्थ, अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। लहराते वे खेत द्रगों में, लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। लहराते वे खेत द्रगों में, द्रगों माने नेत्रों में, लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वे अब जिनसे,
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रन त्रन से, तिनके तिनके से आंखों में ही घूमा करता, आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा। करुण रस, कारकुनों की लाठी से जो, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, तो जवानी में ही मारा गया। यही लहलहाते खेत, किसान अपने अतीत को याद करता है और याद करते हुए उसकी आंखों में उसके लहलहाते हुए खेत दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। आज वो उनसे बेदखल कर दिया गया है। बेदखल माने अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आज उसके खेत छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रन त्रन से, कभी उस खेतों में हरियाली छाई रहती थी, खेतों के तिनकों तिनकों में हरी भरी फसल लहराती रहती थी, जिससे इसका जीवन प्रफुल्लित था। हंसती थी जीवन में जिसके हरियाली, उसका जीवन प्रफुल्लित था, उसका जीवन सुख में था। आज सब कुछ खत्म हो गया। आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, उसकी आंखों का तारा, उसका एकलौता प्यारा पुत्र उसकी आंखों में ही घूमता रहता है। उसकी स्मृति निरंतर चलचित्र की भांति उसकी आंखों में चलती रहती है। उसको अपने पुत्र की, प्यारे पुत्र की याद आती रहती है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने, कारकुन माने जमींदार के कारिंदे, नौकर, लठैत, कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट करके उसको जवानी में ही उसका जीवन अंत कर दिया था। उसको पीट पीट करके मार दिया था। वो जवान बेटा उस किसान की आंखों में आज भी घूमता रहता है। ये बड़ी दुख की बात थी। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है, किसान की खुशहाली का वर्णन है, तो वहीं उस खुशहाली से बदहाली में परिवर्तित होने का भी सटीक वर्णन किया गया है। लहराते खेत, जमींदार की लाठी से पिटकर मरे पुत्र का दृश्य, पुत्र में क्या हो रहा है? यह दृश्य बिंब, दृश्य बिंब। तीन प्रकार के बिंब होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। काव्य में बिंब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहां लहराते खेत द्रगों में ये दृश्य है, दृश्य बिंब। कवि ने दृश्य बिंब का, जमींदार की लाठी से पिटकर ये दृश्य सीन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दृश्य बिंब साकार हो गया। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा व्याप्त है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। जीवन की हरियाली, जीवन रूपी हरियाली, जीवन की हरियाली, रूपक अलंकार। आंखों में घूमना, आंखों का तारा, इन मुहावरों का प्रयोग भी कवि ने इन पंक्तियों में किया है। भाषा में लाक्षणिकता है, भाषा में लाक्षणिकता, लक्षण के आधार पर
हंसती थी, मतलब हंसना माने खुशहाल होना। ये लक्षण के आधार पर ये लक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। हंसती थी उसके जीवन, यानी खुशहाल था जीवन। यहां हंसती थी का मतलब हंसना नहीं है, प्रफुल्लित होना है, खुशहाल होना है। यहां लक्षण के आधार पर अर्थ लाक्षणिकता है, संस्कृत निष्ठ खली बोली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रे आंखों में चुभती वे कुरकुई बरगों की जोड़ी। रह रे आंखों में चुभती वे कुरकुई बरदों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। प्रश्न शैली, आंखों में नाचा करती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति यानी घर तक को नीलाम कर दिया। वे घर से बेघर हो गया। महाजन को उस पर दया नहीं आई। उसने अपने ऋण की ब्याज की एक एक कौड़ी वसूल कर ली, एक एक पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया, क्योंकि किसान का प्रमुख हथियार उस जमाने में बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। क्योंकि बैलों की जोड़ी के सहारे से ही किसान अपने खेत जोतते थे। आज ट्रैक्टर हैं, उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों की जोड़ी। किसान का सबसे बड़ा तो कि उस बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। ये बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, उस आंखों में आज भी। उसके रोजगार के साधन को भी छीन लिया गया, घर गया, द्वार गया, सब कुछ नीलाम हो गया। अगर बैलों की जोड़ी नीलाम नहीं होती तो शायद घर और बनाया जा सकता, परंतु उसके रोजगार का साधन ही समाप्त कर दिया गया। उसके बैलों की जोड़ी को भी कुर्क कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजली था। वह उसे उजरी, प्यार से उजरी कहता, क्योंकि वो उजली थी, साफ सुथरी थी, सफेद रंग की रही होगी, इसलिए उसको उजली कहता है। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। वो उसकी इतनी प्रिय थी कि वो उसी से दूध दुहलाती। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान का मन व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह गुजर रहे हैं। इस स्थिति में उसके सुख सुविधाओं की सारी खेती उजड़ चुकी है। सुख सुविधाओं के सारे संसाधन, सारे साधन उसके समाप्त हो चुके हैं। अतः वह निराश, वह हताश है। ये
अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए। किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन यहाँ पर किया गया है कि महाजनों के चंगुल में जब किसान फंस जाता है तो किस प्रकार सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मूल से ज्यादा ब्याज हो जाया करता है, धन संपत्ति घर बार खेत खलियान सब कुछ उस महाजन के भेंट चढ़ जाया करते हैं। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय का बेचने का दृश्य कारुणिक है। वैसे पूरी कविता में करुण रस की प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है। परंतु जब कुर्की की बात आती है, बिका दिया घर द्वार, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, गाय बैल इनके बेचने का जो दृश्य बिंब, इसको दृश्य बिंब कहेंगे, ये कारुणिक दृश्य है। घर द्वार की कौड़ी ने ना किसे कब, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश है। आंखों में छुपना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का कवि ने सार्थक प्रयोग किया है। देशज शब्द बर्द माने बैल होता है, देसी शब्द है ग्रामीण भाषा में। कहावत है ना, कर्महीन खेती पड़े करे, सूखा पड़े या बर्द मरे। बर्द माने बैल। देशज शब्द बर्दों का सटीक प्रयोग किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। ग्रामीण परिवेश साकार, करुण रस की छटा व्याप्त है। अगली कविता देखते हैं। अब बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दुध मुही, देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू। लक्ष्मी थे यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। डूब कुएं में मरी एक दिन, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके उपचार के लिए वो दवा दारू की भी व्यवस्था नहीं कर सका और वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करके इस संसार से चली गई, स्वर्ग को सिधार गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वे उसका इलाज भी नहीं करा सका। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी के मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद इस संसार से विदा हो गई। वो भी 2 दिन बाद इस संसार से चली गई, वो भी 2 दिन बाद मर गई। तो दुध मुई थी बिना
जब माँ नहीं तो माँ के दूध पर आश्रित रहने वाली वो बच्ची किस प्रकार इस संसार में जीवित रह सकती थी। तो वो माँ के दूध के अभाव में, देख रेख के अभाव में वो बिटिया भी 2 दिन बाद स्वर्ग को सुधार गई, यानी अपनी जीवन लीला को समाप्त करके इस संसार से चल गई। घर में विधवा रही पतो, पुत्रवधू थी, विधवा पुत्रवधू घर में बची थी। किसान के घर में कौन बचा था? एक विधवा पुत्रवधू। पुत्र पहले ही मारा गया जब उनको साहूकारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट करके उसको मार दिया था। यहाँ पत्नी अब चली गई, अब घर में विधवा पतो। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। नाम तो उसका लक्ष्मी था, परंतु उसको पति को मारने वाला समझा जाता था। ताने मारे जाते हैं गांव में, कहा जाता है पति को खा गई। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, पूरा परिवार ही बिखर गया। इन कविता में किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन है। यहां देखिए, कोतवाल के द्वारा मंगाने पर उस समय के पुलिस विभाग की ओर भी कवि ने इशारा किया है। उनकी कार्यशैली पर भी उंगली उठा दी है। यहां पर कवि ने आंखें भराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता प्रदान करता है। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग, ये सारे जो शब्द हैं वो भाषा को सहजता प्रदान करते हैं। दवा, दर्पण, 2 दिन आदि इनमें अनुप्रास अलंकार है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का भी ओर कवि ने इशारा किया है। पति को खाने वाली, पति घातनी है ये। तो पति जब मर जाता है तो ये आक्षेप विधवा पत्नी पर हमेशा लगते हैं। कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। पुलिस की अत्याचार का इसमें वर्णन किया गया है। करुण रस की तो प्रधानता पूरी। खैर आगे देखिए, खैर पैर की जूती जोरू एक न सही, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। कवि ने क्या कर दिया? जोरू स्त्री को पैर की जूती के समान। खैर पैर की जूती जोरू ना से एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़वे चितवन, तुरंत शून्य में गड़वे चितवन। तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख के स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़वे चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का विशेष शोक नहीं था।
क्यों कि वे उसे पैर की जूती के समान समझता है। ये बड़ी समाज की विडंबना है। जो अर्धांगिनी है, हमारे जीवन का आधा, हमारे परिवार का जो आधा हिस्सा है, उसको पैर की जूती की। किसान की भी यही स्थिति है। किसान भी अपनी स्त्री को पैर की जूती से कहता है वो कि कोई बात नहीं, अगर पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, एक नहीं रहती, दूसरी से विवाह करके पत्नी को लाया जा सकता है। परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसके कलेजे पर सांप लूटने लगते हैं, छाती फटने लगती है, क्योंकि बेटे की मृत्यु उसके लिए असहनीय कष्ट के समान होती है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है। पूरा भरा पूरा परिवार आता है, लहलहाते खेत दिखाई देते हैं, पत्नी बच्चे सब। परंतु अगले ही क्षण जब सच्चाई के धरातल पर सोचता है और इस दौरान घटी घटनाओं की स्मृति आ जाती है, तो उसकी जो चितवन, उसकी जो दृष्टि है, वो शून्य में अटक कर गड़ जाती है। बिना पलक झपके पथरीली उसकी आंखें हो जाती हैं। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखने लगता है तो उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली प्रतीत होती है। उसकी दृष्टि सबको चुभने वाली प्रतीत होती है। उसकी दृष्टि चुभती हुई दिखाई देती है। यहां कवि ने पत्नी के प्रति किसान की घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया। वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लूटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली ग्रामीण परिवेश का चित्र। बीच बीच में कहीं कहीं कवि ने प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग कर दिया है। जैसे उजरी उसके सिवा किसे कब पास तुहाने आने देती। यहां प्रश्न अलंकार, प्रश्न शैली, किसे पास आने देती, किसी को नहीं, स्वयं ही प्रश्न करता है। तो इस प्रकार से ये आपका आज का पाठ समाप्त होता है। आप इस पाठ का वाचन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और लय और ताल से इसको गाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जब तक वाक्य में से रस की निष्पत्ति न हो, उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ सकता, उस काव्य का मतलब समझ में नहीं आ सकता। तो रसास्वादन कब होगा? जब हम लय और ताल के साथ इस काव्य का पाठ करेंगे, तो हमारे अंदर उसके भाव अपने आप उतरते चले जाएंगे। कविता में अमिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहीं व्यंग भी होता है, कहीं लक्षण के आधार, यहां लाक्षणिक शब्दों। तो एक शब्द का कोई एक ही अर्थ नहीं होता। यहां पर किसी शब्द का एक अर्थ नहीं होता। यहाँ शब्द का वास्तविक अर्थ कुछ हो सकता है, अमिधा की दृष्टि से कुछ अर्थ हो सकता है, परंतु लक्षणा की दृष्टि से उसके दूसरे अर्थ। हंसती थी उसके जीवन की, हंसना, हंसने का मतलब होता है खुश होना, हंसना ही करना नहीं, परंतु यहाँ हंसने का मतलब है खुशहाल होना, खुशहाल होना। या लक्षण के आधार पर तो इस तरह के शब्दों का जब तक हम इन शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इन शब्दों को पर जोर दे करके कविता को
पूरे भाव मनोभाव से इसका अध्ययन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए आत्मसात कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अतः इस पाठ को, काव्य पाठ को आप पढ़ें, पूरे लय और ताल से पढ़ने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।